Hello everyone, welcome to Competent Commerce classes. Now we will discuss this series 3 paper of economics 2019. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ द एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट्स ऑफ आउटपुट इज 60, देन द वैल्यू ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स विल बी। हमें यहाँ पे TFC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट फिफ्थ। तो विद द हेल्प ऑफ AFC वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ TFC एट फोर्थ यूनिट। तो आपका कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 60, 4 6 24, 240 आ गई एट 4 यूनिट TFC की वैल्यू। एंड हमें पता है TFC जो है आपका वो कांस्टेंट रहता है, दैट मीन्स एट फिफ्थ यूनिट TFC की वैल्यू कितनी होगी आपकी, ₹240। सेकेंड पार्ट इज स्टेट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के आपके तो 2 एग्जाम्पल होते हैं। सबसे पहला आपका आ गया वेजेस, वो आपका वेरिएबल कॉस्ट होती है। सेकंड आपका जो एग्जांपल आ गया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, दिस इज आल्सो वेरिएबल कॉस्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, if the percentage change in quantity supplied of a commodity X is more than the percentage change in price, then the coefficient of price elasticity of supply would be greater than 1. So D is the correct option for this. Now coming to question number 3. Question number 3, the MP curve in the input output plane looks like an inverse U-shaped curve. That is B is the correct answer for this. Now coming to question number 4th. Question number 4th में आपके पास है यहाँ पे A PPC would be concave to the origin if MOC is increasing. तो जब आपका PPC concave shape होता है तो MOC आपका increasing होता है उस टाइम पे। एंड इसमें आपका एक और कह रहा है, in the given figure X1 Y1 and X2 Y2 of PPC for a hypothetical economy in 2 different time periods, period 1 and period 2. A1 A2 represent actual output in period 1 and period 2. P1 एंड P2 ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके बारे में। देन आपसे पूछ क्या रहा है, द इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर द 2 पीरियड्स वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय द मूवमेंट फ्रॉम, कहाँ से कहाँ आपको इकोनॉमिक ग्रोथ बताना है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है जब आपका PPC राइटवर्ड शिफ्ट करता है, दैट मीन्स व्हेन वी विल शिफ्ट फ्रॉम P1 टू P2, देन दैट विल बी कॉल्ड द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे A हो गया, दैट इज P1 टू P2। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक्सप्लेन ब्रीफली द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो हमें ये पता है फॉर होम टू प्रोड्यूस अमीरों के लिए प्रोड्यूस करना है या गरीबों के लिए प्रोड्यूस करना है, हमें यहाँ पे ये डिसाइड करना होता है। अगर हम अमीरों के लिए प्रोड्यूस करते हैं देन गरीब उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इफ़ यू प्रोड्यूस द गुड फॉर द पुअर पीपल देन रिचर पीपल विल नॉट बाय इट। देन आपको यहाँ पे इसकी 2 डिसीजंस पे लिखने थे, दैट वाज योर फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है, रैशनल कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग ओनली 2 गुड्स, गुड X and good Y with ₹4 and ₹5 as their respective prices. हर टोटल मनी इनकम इज ₹40। इनकम भी आपको गिवन है यहाँ पे 40। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन गिवन इन्फॉर्मेशन। स्टेट द कंज्यूमर्स बजट लाइन इक्वेशन। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर की बजट लाइन इक्वेशन हो गई, सिंस हमें यहाँ पे क्वांटिटीज ऑफ X और Y के बारे में नहीं पता, तो आपकी इसकी इक्वेशन हो जाएगी 40 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी X यानी QX प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय QY। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन। बी पार्ट आपका आ गया, व्हाट वुड बी द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। तो आपका स्लोप ऑफ द बजट लाइन कैसा होता है, इट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड इट इज अ स्ट्रेट लाइन कर्व, बिकॉज यहाँ पे जो इसका स्लोप होता है वो कांस्टेंट रहता है। देन इसका दूसरे पार्ट में पूछ रहा है, इफ अ रैशनल कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग ओनली 2 गुड्स X and Y, state her likely behavior to attain consumer's equilibrium if she faces a situation where this is happening। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MUY ज़्यादा है MUX से, एंड हमें पता है प्राइसेस जो हैं कांस्टेंट होते हैं। मतलब अगर हमें इसको इक्वल करना है तो हमें MUY को घटाना पड़ेगा एंड MUX को बढ़ाना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर हमें MUY को घटाना है तो हम गुड Y की कंजम्पशन बढ़ाएंगे एंड गुड X की कंजम्पशन घटाएंगे, क्योंकि जब हम गुड X की कंजम्पशन को घटाएंगे देन MUX विल स्टार्ट राइजिंग। Now coming to our next question, given the following schedule, state at which level of output will the firm be at equilibrium and why। तो यहाँ पे हमें equilibrium बताना है, तो with the help of P and Q we can calculate total revenue। सो आपका क्वेश्चन ये कुछ इस तरह का था। हमारे पास यहाँ पे आपको पता ही है, हमें यहाँ पे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम बताना है बेसिकली। तो उसके लिए हमें MR/MC अप्रोच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ MR एंड MC। तो पहले TR की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग P विद Q। तो आपकी PR की वैल्यू आ जाएगी 0, देन 10, देन 20, देन आपकी वैल्यू आ गई 30, देन 40, देन 50 एंड देन 60। सिंस यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस इज कांस्टेंट, देयरफॉर अगर आप MR को वैसे भी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो डिफरेंस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 है, देन अगेन 10, देन 10,
दैट मीन्स यहाँ पे कांस्टेंट है। क्यों है कांस्टेंट? क्योंकि आपका ये परफेक्ट कंपटीशन का शेड्यूल है। दैट मीन्स 0 पे भी ये वैल्यू 10 हो जाएगी। देन आप एमसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 0 पे तो आपका नॉट एप्लीकेबल हो गया, यानी डैश हो गया। देन आपका एडिशन, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंस कितना आया यहाँ पे एमसी में, तो ये 20 का डिफरेंस है। देन आपका नेक्स्ट डिफरेंस है 10 का। देन उसके बाद आपका डिफरेंस है 5 का। देन उसके बाद आपका डिफरेंस है 10 का। देन उसके बाद 20 का एंड देन लास्ट 30 का। तो आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम यहाँ पे कहाँ अचीव हुआ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एट यूनिट 2 पे आप देख सकते हैं एम आर इक्वल टू एम सी के, यानी पहली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड है। सिमिलरली यूनिट 4 पे भी आप चेक कर सकते हैं एम आर इक्वल टू एम सी, यहाँ पे भी आपकी पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है। दूसरी कंडीशन कहती है जब हम यहाँ से आउटपुट को बढ़ाएंगे तो आपका एम सी जो है ये ज़्यादा आना चाहिए था एम आर से, लेकिन यहाँ नहीं आया। दैट मीन्स आपका दोनों कंडीशन यूनिट 2 पे सेटिस्फाई नहीं हो रही। चलिए अब यूनिट 4 पे चेक करते हैं। यूनिट 4 पे हम चेक करेंगे आउटपुट बढ़ाया एंड देखिए आप यहाँ पे एमसी ज़्यादा है एम आर से। दैट मीन्स आपकी जो दूसरी कंडीशन है वो कहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है? यूनिट 4 पे। तो आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ पर अचीव होगा? यूनिट 4 पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपको नेचर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइसेस 10% एंड डिमांड जो है वो डिक्रीज कर गई 40 यूनिट से 30 यूनिट्स में। दैट मीन 10 से डिक्रीज करी। तो परसेंटेज डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड आपका कितना आ गया? 10 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट मीन्स 25%। एंड आपका परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस कितना है? 10%। दैट मीन्स आप 25% को 10% से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2.5। तो ये आपका कमेंट भी करना है, हमें इसे बताना है भी क्या है नेचर। तो इसका डिमांड जो है वो हाईली इलास्टिक है। इसका सेकंड पार्ट है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन द मार्केट डिमांड फॉर एयर प्यूरिफायर। सो ये इसके लिए एक प्रेफरेंस है, मतलब people because of this air pollution, rise in the air pollution, people will start preferring एयर प्यूरीफायर्स। दैट इसके लिए फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया। एंड हमें पता है जब फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस होता है तो डिमांड उस कमोडिटी की इंक्रीज कर जाती है एंड यहाँ पे जो डिमांड में शिफ्ट आएगा वो आपका राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 9th। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 9th, व्हाट इज मेंट बाय प्राइस फ्लोर। तो प्राइस फ्लोर क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्राइस विच इज सेट अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस इन ऑर्डर टू सपोर्ट दी फार्मर्स। तो आप यहाँ पे इसको ये पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे इसको एक एक्सप्लेन कर सकते हैं। टेक एन एग्जांपल ऑफ दी farmers and what is meant by price ceiling. It refers to the price which is set below the equilibrium price in order to support the consumers. If the price set for the essential commodities like wheat is higher for those people who are not able to afford it. तो आप यहाँ पे इस चीज़ का एग्जांपल लेके आप यहाँ पे पूरा प्रोसेस इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, व्हाट इज मेंट बाय नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्या होता है आपका? यहाँ पे आपका ये वो रिटर्न होता है, ये वो फेज होता है जहाँ पे आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द वेरिएबल इनपुट स्टार्ट्स फॉलिंग। यहाँ पे इसके रीजंस क्या है? डिस्कस एनी 2 रीजंस। तो रीजन क्या आपके? लिमिटेशन of fixed factor, poor condition between variable and fixed factor, decrease in efficiency of variable factor. You can explain any 2 reasons. Now coming to our question number 11, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है डिस्कस ब्रीफली द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व। तो कॉन्वेक्सिटी ऑफ टू ऑरिजिन क्यों होता है ऐसी कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन? बिकॉज ऑफ द डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। वाइल डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है आपका आईसी? बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स एंड कंजम्पशन ऑफ गुड वाई। तो ये आपका बहुत ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन था। नाउ कमिंग टू अवर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहा है डिमांड कर्व इज द एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑफ अ फर्म। डू यू एग्री? डिस्कस ब्रीफली विद रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो आपका जो डिमांड कर्व होता है वही आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन और इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो जब हम रेवेन्यू डिमांड कर्व की बात करते हैं यही आपका जो है एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड डिमांड कर्व आर वन एंड द सेम थिंग। तो आप यहाँ पे इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। बी पार्ट है द मार्केट फॉर अ गुड इन इकोनॉमी, द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेज विदाउट एनी करस्पॉन्डिंग चेंज इन द डिमांड फॉर द कमोडिटी। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द चेंज ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सो यहाँ पे आपका सप्लाई क्या कर गई है? इंक्रीज कर गई है, बट द डिमांड इज सेम। तो सप्लाई जब इंक्रीज कर जाएगी सप्लाई का विल शिफ्ट राइटवर्ड, जिसकी वजह से आपका इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो डिक्रीज कर जाएगा एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। नाउ इलेबोरेट 3 मेन फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फॉर्म ऑफ मार्केट। दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। इसमें ये आप लिख सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड sellers selling closely related but differentiated product. यहाँ पे pricing decision firms are neither price maker nor price taker. तो you can explain any 3 features of monopolistic competition.
ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? ये वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि कैरी आउट की जाती हैं फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। वाइल अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस क्या होती है? ये वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि कैरी आउट की जाती हैं फॉर ब्रिंगिंग द डेफिसिट और द सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इन द विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। नाउ डिफाइन द टर्म इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे वो लोग जो काम करना चाहते हैं काम कर सकते हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग द जॉब एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। दैट सिचुएशन इज कॉल्ड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। सो यहाँ पे आपका अगर CPI जो है वो डिक्रीज़ करता है, तो आपका जब CPI यहाँ पे डिक्रीज़ करता है तो आपका वहाँ पे डिफ्लेशन होता है। दैट मीन्स आपका CPI जो है ए पार्ट तो नहीं हो सकता। एंड आपका जब CPI हैज़ राइजन एट अ रेट लोअर देन द प्रीसीडिंग है, तो मतलब CPI जब राइज करता है तब आपका इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय RBI देयर वाज अ फॉल इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन था वो रिड्यूस हो रहा है। दैट मीन्स जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन आपका रिड्यूस हो रहा है उसका मतलब क्या? उसका मतलब है प्राइसेस आपके धीरे धीरे करके रिड्यूस हो रहे हैं। दैट मीन्स CPI आपका फॉल कर रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ए पार्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16, नेम एनी टू सोर्सेज ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज बाय हाउस होल्ड्स इन एन इकोनॉमी। सो सोर्सेज ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज आपके क्या क्या होते हैं? इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टूरिज्म, यूनिलेटरल ट्रांसफर सेंट अब्रॉड, परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्रीज, स्पेकुलेशन। दीज आर सम ऑफ द रीजंस फॉर demand of foreign exchange. You can write any two of the reasons which I mentioned. Now in question number 17 you have to distinguish between the final good and the intermediate good. तो final goods क्या होते हैं? These are those goods which are used for the consumption purposes or for investment purposes. while intermediate goods क्या होते हैं? ये वो goods होते हैं जिन्हें हम या तो रीसेल करने के लिए परचेज करते हैं या फिर उसमें कोई वैल्यू एडिशन करने के लिए परचेज करते हैं। तो दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। यू कैन एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स बाय गिविंग एन एग्जांपल। नाउ इसमें आपका एक और पार्ट है, वो क्या है कि MCD ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक पार्क डेवलप कराया है, हमें उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट बताना है। तो जब पार्क्स जब डेवलप होते हैं तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है कि वहाँ पे आप लोग जाके आराम से स्टे कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे एक तरह से सोशलाइज हो सकते हैं। तो दिस इज़ द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ अ बिल्डिंग अ न्यू पार्क। वाइल इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है? इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इट ऑक्यूपाइज लॉट्स ऑफ स्पेस। तो बहुत ज़्यादा पार्क जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है अकॉर्डिंग टू मी। तो जब वो बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो आपका जो और भी काफ़ी सारी चीज़ें जिनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर बिल्डिंग स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, तो वहाँ पे हम उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। दैट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ बिल्डिंग park. While another negative impact, it increases the maintenance cost as well for the MCD. So you can write any negative impact of the park according to you. So this is an open-ended question. Now coming to question number 18, यहाँ पे कह रहा है कि if MPC is 80%, यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि MPC कितना है यहाँ पे 80%, यानी MPC कितना हो गया 0.80 and is कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम, यानी ये वैल्यू कांस्टेंट है। एंड द ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 400 करोड़, यानी सी बार कितना हो गया 400 करोड़। कंस्ट्रक्ट कंजम्पशन फंक्शन ऑफ द गिवन हाइपोथेटिकल इकोनॉमी। तो आपको कंजम्पशन फंक्शन निकालना है, तो हमें पता है सी फंक्शन होता है सी बार प्लस बी वाई, एंड सी बार कितना होता है आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि आपको गिवन है 400, एंड आपका बी क्या होता है इक्वेशन के अंदर? बी होता है आपका MPC विच इज़ 0.8। तो आपका यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन यानी कंजम्पशन इक्वेशन आपकी आ गई C इक्वल टू 400 प्लस 0.8 वाई। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव वैलिड रीजन। According to Keynesian theory of employment, a state of underemployment can never exist in an economy. So this statement is false. So underemployment is possible when we are not able to utilize our resources in a proper way. Overemployment equilibrium is not possible according to Keynesian. B statement is in a two-sector economy, if income is zero, average propensity to consume will also be zero. तो APC यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपकी टू सेक्टर इकोनॉमी में इनकम आपकी ज़ीरो है तो ये कह रहा है APC भी ज़ीरो होगी क्या? तो हमें पता है APC का फॉर्मूला होता है C डिवाइडेड बाय इनकम, एंड हमें ये पता है एट जीरो लेवल ऑफ इनकम C कैन नेवर बी जीरो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। देयरफॉर APC कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, यानी आपका आंसर क्या हो गया? APC विल नॉट बी जीरो। APC जीरो नहीं होगा, इट विल बी नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स।
Now coming to our next question, question number 20. In recent times, the rupee depreciated to an all-time low against the US dollar. Discuss its impact on इंडियाज इम्पोर्ट्स। तो आपका जो है यहाँ पे बेसिकली करेंसी डेप्रिसिएशन का केस है, एंड जब करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो आपका एक्सचेंज रेट क्या करता है, एक्सचेंज रेट आपका बढ़ जाता है। जब आपका एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो आपका जो फॉरेन गुड होता है वो आपका महंगा हो जाता है। जब आपका फॉरेन गुड महंगा हो जाएगा तो हम दूसरी कंट्री से सामान को कम परचेज करेंगे, क्योंकि आपका फॉरेन गुड महंगा है एंड डोमेस्टिक गुड सस्ता है, देयरफॉर इंपोर्ट्स विल fall in this case. Now the second part in this question is a country with trade deficit cannot have current account surplus in its balance of payment. Do you agree with the statement? Discuss with reason. सो हमें पता है बेसिकली आपका जो ट्रेड डेफिसिट होता है वो आपका डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। दैट मीन्स दिस डेफिसिट इज ऑन अकाउंट ऑफ विजिबल ट्रेड, एंड वी नो दैट करंट अकाउंट में हमारे पास 4 कंपोनेंट्स आते हैं। फर्स्ट वन इज योर विजिबल ट्रेड, सेकंड इनविजिबल, थर्ड यूनिलेटरल ट्रांसफर, एंड द फोर्थ वन इज योर इनकम टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। दैट मीन्स ट्रेड डेफिसिट इज ओनली अ पार्ट ऑफ, यानी विजिबल ट्रेड इज ओनली अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। सो यहाँ से आपका क्लियर है कि ट्रेड डेफिसिट इवन अगर हमें विजिबल ट्रेड में नुकसान भी हो रहा है तो दैट डेफिसिट कैन बी कवर्ड अगेंस्ट अदर लाइक इनविजिबल, लाइक यूनिलेटरल ट्रांसफर। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पे अगर आपका ट्रेड डेफिसिट होता है, अगर आपका ट्रेड डेफिसिट होता है तो ज़रूरी ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपका करंट अकाउंट सरप्लस नहीं हो सकता। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। वी विल बी अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट, हम इस स्टेटमेंट को रिफ्यूट कर देंगे। नाउ कमिंग टू अवर क्वेश्चन नंबर 21, शो इन्फ्लेशनरी गैप यूजिंग अ वेल लेबल्ड डायग्राम, सजेस्ट एनी 2 फिस्कल मेजर्स टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। तो आपका ये इन्फ्लेशनरी गैप है, तो इन्फ्लेशनरी गैप मतलब आपको एक्सेस डिमांड का यहाँ पे बेसिकली डायग्राम बनाना है। 2 मेजर्स आपके क्या हो गए, एक इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और दूसरा हो गया आपका इंक्रीज इन टैक्सेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द consumers. Now coming to question number 22, explain the process of money creation by commercial bank using a hypothetical numerical example. Again this is a direct question from banking. आपको यहाँ पे पूरा का पूरा credit creation by commercial bank यहाँ पे पूरा process explain करना था by taking a numerical example. Now coming to the next question, given the following data, find the value of operating surplus and net export. So we have to find out the value of operating surplus. Operating surplus comes under the formula of income method and net exports comes under the formula of expenditure method. And that means अगर हमें ऑपरेटिंग सरप्लस को कैलकुलेट करना है तो हमें एनडीपीएफसी पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या हमें एनडीपीएफसी पता है। हमें यहाँ पे एनडीपीएफसी नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल इनकम पता है। सो वी कैन कन्वर्ट दिस नेशनल इनकम यानी 5000, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनडीपीएफसी में। तो जब हम एनडीपीएफसी में कन्वर्ट करेंगे तो अगर हम इस 5000 में से आप एनएफआईए माइनस कर देंगे, दैट इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी 150, यानी 5000 में से आप जब 150 माइनस कर देंगे तो आपको एनडीपीएफसी कितना मिल जाएगा, आपको एनडीपीएफसी मिल जाएगा 48,000। दिस इज व्हाट वाज द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम आपका है 5000। सो आप 5000 में से 150 जब आप माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर बच जाएगा 4850 विल बी द एनडीपीएफसी। नाउ वी हैव ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस इस क्वेश्चन में कितना है आपके पास नहीं पता, हमें कैलकुलेट करना है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ढूंढते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आपको यहाँ पे नहीं पता, बट आपको वेजेस एंड सैलरीज पता है। वेजेस एंड सैलरीज आपकी कितनी है यहाँ पे 200, तो आप 2200 वेजेस एंड सैलरीज आपके यहाँ पे कितनी है 2200। देन आगे देखते हैं और कुछ कीवर्ड है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, नेट एक्सपोर्ट से, नेशनल इनकम है, एनआईटी है, प्रॉफिट से, देन ऑपरेटिंग सरप्लस तो हमें निकालना है। तो वी विल नॉट टेक दिस प्रॉफिट, क्योंकि हमें ऑपरेटिंग सरप्लस यहाँ पे निकालना है, तो प्रॉफिट को आप यहाँ पे नहीं लेंगे। वी नीड मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन नाउ। सो मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इज गिवन एज 700. So if you will subtract the sum of compensation of employees and mixed income from एनडीपीएफसी, तो 4850 में से अगर आप 2900 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर
1950। तो आपका ऑपरेटिंग सरप्लस यहाँ पे कितना आ गया 1950 इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखिएगा हमें यहाँ पे इस प्रॉफिट को, ये वाला जो प्रॉफिट यहाँ पे गिवन है, इस प्रॉफिट को आपको नहीं लेना था इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। तो ये ए पार्ट हमारा सॉल्व हो गया एंड ऑपरेटिंग सरप्लस का आंसर कितना है 1950। नाउ कैलकुलेट करते हैं अब हम नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट कैलकुलेट करने के लिए वी विल नीड जीडीपी-एमपी। तो पहले हम जीडीपी-एमपी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जीडीपी-एमपी कैलकुलेट करने के लिए आपके पास यहाँ पे नेशनल इनकम कितना गिवन है, आपको नेशनल इनकम आपको गिवन है 5000। देन वी विल हैव टू ऐड डेप्रिसिएशन इन इट। तो डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पे गिवन है 11 पॉइंट पे, वो कितना है 200। डेप्रिसिएशन ऐड करने के बाद वी हैव टू सब्ट्रैक्ट एनएफआईए एंड एनएफआईए आपका कितना था यहाँ पे 150 आई गेस, चेक कर लेते हैं एक बार। एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपका कितना था ये 150। तो एनएफआईए को आप यहाँ पे माइनस कर देंगे। देन विल नीड एनआईटी। नाउ एनआईटी आपका कितना है, अगेन वो एनआईटी आपका कितना है 150। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग, आफ्टर एडिंग 5000 यानी नेशनल इनकम एंड डेप्रिसिएशन एंड एनआईटी एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें से एनएफआईए, तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा जीडीपी-एमपी का 5200। नाउ वी नीड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि हमें गिवन है कितना 2200। देन हमें चाहिए गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमें नेट एक्सपोर्ट्स कैलकुलेट करना है। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको गिवन है 1300 एंड आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी क्लियरली गिवन है 1100। सो आप जब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ऐड कर देंगे तो आपका टोटल आएगा 4600। सो आप इस टोटल को जीडीपी-एमपी में से माइनस कर देंगे एंड हमने जीडीपी-एमपी कितना कैलकुलेट किया था 5200। तो आपका आंसर यहाँ पे इसका आ जाएगा 600। दैट मीन्स आपका नेट एक्सपोर्ट कितना आ गया यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आ रहा है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है 600। सो दिस इज I think this is it. No, we are still left with question number 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। तो दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। हमें पता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स व्हिच नीदर क्रिएट्स एनी लायबिलिटी नॉर कॉजेज रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। कैपिटल रिसिप्ट्स व्हिच ईदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी और कॉजेज द रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। बी पार्टेड डू इन्वेस्टमेंट एंड लोन प्रोसीड्स फ्रॉम अब्रॉड कॉन्स्टिट्यूट रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, गिव रीजन। सो दिस इन्वेस्टमेंट इज नॉट योर रेवेन्यू रिसिप्ट्स। व्हाई? बिकॉज जब हम डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे एसेट्स रिड्यूस हो जाते हैं, तो देयरफॉर इट इज़ कैपिटल रिसिप्ट्स। वाइल लोन प्रोसीड्स फ्रॉम अब्रॉड, मतलब हमने दूसरी कंट्री से लोन लिया तो हमारी बोरोइंग्स यानी लायबिलिटी क्रिएट होती है, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ कैपिटल रिसिप्ट। नाउ given the following data, estimate the values of revenue deficit and fiscal deficit। अब आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट। आपको पता है रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो आपको यहाँ पे गिवन है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है यहाँ पे आपका, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका यहाँ पे 1500 एंड हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। रेवेन्यू रिसिप्ट्स कैसे कैलकुलेट होगी, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू को हम ऐड कर देंगे, यानी 1000 प्लस 150 को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1150। दैट मीन्स आपका जो रेवेन्यू डेफिसिट आएगा वो कितना आएगा 350। नाउ कमिंग टू फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का आपका फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो आपका यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, यहाँ पे आपका 5th एंड 6th पॉइंट में आप देख सकते हैं रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका कितना आ गया 1980। इसमें से आपको रिड्यूस करना है टोटल रेवेन्यू विच विल नॉट इंक्लूड बोरोइंग्स इन इट। सो आपका यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कितना था, टोटल रेवेन्यू आपका आ गया नॉन टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू एंड डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स, क्योंकि ये आपका कैपिटल रिसिप्ट है। तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना आ गया 1000 प्लस 150 प्लस 50 यानी 1200 आपका क्या आ गया टोटल रेवेन्यू एंड आपका बोरोइंग्स कितना आ रहा है यहाँ पे 780। सो यहाँ पे अगर आपको फिस्कल डेफिसिट निकालना है तो यहाँ पे हम जो नेट बोरोइंग्स है, क्योंकि हमें टोटल रिसिप्ट जो वो इन द नेम ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट गिवन है, दैट मीन्स इस डिसइन्वेस्टमेंट में नेट बोरोइंग्स नहीं आया। तो आप टोटल एक्सपेंडिचर जो कि आपका आया था 1980, इस टोटल एक्सपेंडिचर यानी इन दोनों के सम में से जब आप माइनस कर देंगे टोटल रिसिप्ट यानी 1000 देन नॉन टैक्स रेवेन्यू 150 एंड डिसइन्वेस्टमेंट यानी 50, तो आपका फिस्कल डेफिसिट कितना आ जाएगा
₹780 का, जो कि हमें पता है आपका आंसर किसके बराबर आता है, बोरोइंग्स के बराबर आता है। तो दिस विल बी द आंसर। यहाँ पे आपको बोरोइंग्स माइनस नहीं करनी, क्योंकि आपको एग्जैक्ट टोटल रेवेन्यू नहीं गिवन, आपको डिसइन्वेस्टमेंट गिवन है। सो दिस इज ऑल दैट वी हैव इन सीरीज 3। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट और यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है एंड आप मेरी ईमेल आईडी भी है। एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।